क्या मुझे साइट इंजीनियर बनना चाहिए? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो डेली कोई ना कोई सिविल इंजीनियर मुझसे फोन करके जरूर पूछता है। आज की इस वीडियो के अंदर आपका ये जो कंफ्यूजन है ये दूर होने वाला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। एक बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो डेली सिविल इंजीनियर मुझसे जो है फोन करके पूछते हैं, या फिर हमारा जो कमेंट सेक्शन है यूट्यूब पे या फिर एप्लीकेशन पे एक बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि क्या सर हमें साइट इंजीनियरिंग की जॉब जो है वो करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। सो आज की इस वीडियो के अंदर आपका एक कंफ्यूजन दूर होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको साइट इंजीनियरिंग की जॉब करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, या फिर अगर आप कर रहे हो साइट इंजीनियरिंग की जॉब तो आपको सिर्फ कितने टाइम तक साइट इंजीनियरिंग की जॉब जो है करनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, क्या आपकी वर्क प्रोफाइल रहती है, क्या स्किल आपको रिक्वायर्ड होगी। सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो का जो हमारा टाइटल है वो भी ये है कि क्या साइट इंजीनियर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो बिल्कुल डिटेल में कवर होगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हु इज साइट इंजीनियर, मतलब साइट इंजीनियर एक्चुअल में होता कौन है। सबसे पहले हमें यह भी तो जानना जरूरी है ना, क्योंकि ज्यादातर लोगों को एक्चुअल में साइट इंजीनियर का मतलब ही नहीं पता। एक छोटी सी लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है जिसका एक बहुत ही गहरा जो है इसका मतलब है, कन्वर्ट प्लान एंड डिजाइन इनटू रियल वर्ल्ड। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आई होगी कि साइट इंजीनियर वो इंजीनियर होता है जो वर्चुअल आपका प्लान जो होते हैं, वर्चुअल जो ड्राइंग्स होती है हमारे पास में, उसको रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है। देखो, कोई भी जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है, सबसे पहले हमारे पास में क्या आती है, सबसे पहले हमारे पास में ड्राइंग्स आती हैं और एक एग्जीक्यूशन प्लान हमारे पास में आता है। उसके बाद फिर हमारा जो है रियल एग्जीक्यूशन जो है स्टार्ट होता है। तो रियल एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने का जो काम करता है वो करता है साइट इंजीनियर। साइट इंजीनियर वो फर्स्ट टेक्निकल पर्सन होता है जो कि डायरेक्टली साइट पे रहता है और आपका साइट को एग्जीक्यूट कराता है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक प्लानिंग इंजीनियर में से, एक बिलिंग इंजीनियर में से, क्वांटिटी सर्वेयर में से, क्यूए क्यूसी इंजीनियर्स में से, सब में से थोड़ी थोड़ी नॉलेज निकाल के किसी एक पर्सन के अंदर डाल दो तो वो होता है हमारा क्या, साइट इंजीनियर। साइट इंजीनियर कंप्लीटली जो साइट पे वर्क हो रहा है, सब सारे वर्क के लिए इकलौता पर्सन ऐसा होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है जितनी भी एक्टिविटी साइट पे हो रही है। और यही वो फर्स्ट पर्सन होता है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है किसके, साइट पे, और इसकी 100% जिम्मेदारी होती है। जब काम अच्छा होता है तो कोई साइट इंजीनियर को शाबाशी नहीं देता है, लेकिन जब काम खराब होता है तो सबसे ज्यादा गालियां भी जो है वो साइट इंजीनियर को जो है वो पड़ती हैं। तो साइट इंजीनियर का रोल आपको पता चल गया। डायरेक्टली जो फर्स्ट टेक्निकल पर्सन होता है जो कि साइट पे अवेलेबल रह के साइट को एग्जीक्यूट करने का काम करता है, वो हमारा साइट इंजीनियर होता है। इसके बाद हमारा, और ये जो साइट इंजीनियरिंग की जॉब होती है ना, ये एंट्री लेवल की जॉब होती है। मतलब अगर आप हायरार्की देखोगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, तो अगर टॉप से आप नीचे की तरफ आओगे तो सबसे लास्ट पर्सन है, और अगर नीचे से टॉप की तरफ देखोगे तो सबसे फर्स्ट जो पर्सन होता है वो साइट इंजीनियर होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट है वर्क ऑफ साइट इंजीनियर। आपको जो है डिसीजन लेने से पहले कि साइट इंजीनियर बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए, आपको बेसिकली इसके वर्क के बारे में भी डिटेल में पता होना चाहिए कि साइट इंजीनियर का एक्चुअल में वर्क क्या होता है। तो बेसिकली सबसे पहला वर्क होता है कि एग्जीक्यूट कंस्ट्रक्शन प्लान प्रैक्टिकली ऑन द साइट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि जो भी हमारे पास में वर्चुअल चीजें आती हैं, ड्राइंग्स हमारे पास वर्चुअल है पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर ऑटोकैड फाइल्स आती हैं। इसके अलावा जो एग्जीक्यूशन प्लान होता है वो हमारे पास में आता है। उसको रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट करने का, मतलब उसको साइट पे एग्जीक्यूट करने का जो काम करता है वो साइट इंजीनियर करता है। ये इसका सबसे फर्स्ट जो है वर्क होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, मेंटेन साइट सेफ्टी। देखो, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो साइट की सेफ्टी मेंटेन करने की जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो साइट इंजीनियर की होती है। अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो उसके लिए साइट इंजीनियर को भी रेस्पॉन्सिबल जो है वो माना जाता है। हालांकि सेफ्टी इंस्पेक्टर्स होते हैं, सेफ्टी का पूरा एक डिपार्टमेंट होता है, लेकिन जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक साइट इंजीनियर की होती है, क्योंकि साइट इंजीनियर ही ऑन साइट खड़ा होकर साइट को एग्जीक्यूट करने का काम कर रहा है। साइट की सेफ्टी काफी इंपॉर्टेंट होती है, ये आप सभी जानते हैं। साइट मैनेजमेंट, साइट पे अलग अलग तरह के रिसोर्सेज जो है वो काम करते हैं, चाहे हमारी मैन पावर हो चाहे हमारा मटेरियल हो। तो एक साइट इंजीनियर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारी मैन पावर को प्रॉपर मैनेज करे
और एक हमें प्रोडक्टिव रिजल्ट निकाल के दे। ये नहीं कि हमने उसको लेबर प्रोवाइड करा दी और शाम तक पता चला वर्क ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर उतना आउटपुट नहीं मिला जितना आउटपुट हमें मिलना चाहिए। तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी मैन पावर उसके पास में काम करिए उसको उस तरीके से मैनेज करे ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट जो है वो निकल सके। इसके अलावा मटेरियल साइट पे यूज हो रहा है, मटेरियल को भी इस तरीके से साइट पे यूटिलाइज उसको करना है कि ताकि मिनिमम से मिनिमम वेस्टेज जो है वो साइट पे आए। देखो लेबर की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लेबर आपको अगर लेबर को आप खुली छूट दे दो तो पता चलेगी सारा मटेरियल वेस्ट ही वो कर देगी। तो एक साइट इंजीनियर जो होता है ना उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी मटेरियल वहां पे यूज हो रहा है उसको ध्यान से यूज कराए ताकि हमारा जो वेस्टेज है वो कम से कम वेस्टेज आए। तो मैनेजमेंट, साइट मैनेजमेंट का काम भी साइट इंजीनियर करता है। इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैन पावर मैनेजमेंट और मटेरियल मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर साइट पे अच्छा काम होता है तो साइट इंजीनियर को कोई इनाम या फिर कोई शाबाशी नहीं मिलती है, लेकिन अगर साइट पे काम खराब हो जाता है तो सबसे ज्यादा जो गालियां पड़ती हैं वो साइट इंजीनियर को ही पड़ती है। साइट पे क्वालिटी मेंटेन करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी साइट इंजीनियर की ही होती है, क्योंकि ऑन साइट खड़ा होकर वर्क एग्जीक्यूट जो कर रहा है वो साइट इंजीनियर ही कर रहा है। इसलिए प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है क्वालिटी कंट्रोल की वो भी किसकी होगी, साइट इंजीनियर की ही होगी। तो क्वालिटी कंट्रोल भी इसको आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट आता है वर्क एज मीडिएटर बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर्स एंड द क्लाइंट। देखो ये क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन होता है जिसके एक तरफ जो है लेबर और कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, दूसरी तरफ जो है कंपनी के स्टाफ होते हैं। अगर आप ऐसी कंपनी में काम करो जो कॉन्ट्रैक्टर फर्म्स है तो आपको अपनी कंपनी के सीनियर्स के साथ भी डील करना पड़ेगा, साथ ही क्लाइंट के साथ भी डील करना पड़ेगा। अगर आप ऐसी कंपनी में हो जो खुद ही कॉन्ट्रैक्टर फर्म्स है, खुद ही क्लाइंट है, सो आपको जो है एक तरफ अपने जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, लेबर्स हैं, और दूसरी तरफ आपको जो है कंपनी के जो सीनियर स्टाफ है उनके बीच में आपको जो है रहना पड़ेगा। तो ये बेसिकली मीडिएटर का भी काम करता है कि जो भी ऑन साइट मतलब ऊपर की जो अथॉरिटीज है वहां से जो भी चीजें हमारे पास में आ रही हैं उसको लोअर लेवल के जो स्टाफ हैं, चाहे हमारे नॉन टेक्निकल स्टाफ हो या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स हो या फिर जो हमारी लेबर्स है, उनको उनके साथ में बैठ के उसको एग्जीक्यूट करवाना। इधर से जो फीडबैक आ रहा है उस फीडबैक को जो है उधर लेके जाना। तो एक साइट इंजीनियर जो होता है ना बेचारा एक तरीके से मीडिएटर का काम भी करता है, और ये बेसिकली दोनों तरफ से ही बजाया जाता है, उधर से भी जो है इसको सुनने को मिलता है और इधर से भी इसको सुनने के लिए मिलता है। तो बेसिकली मीडिएटर कौन होता है, मीडिएटर का काम यही होता है कि दोनों पार्टीज के बीच में जो है अपना कोऑर्डिनेट करना। इसके बाद नेक्स्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन वर्क। देखो एक साइट इंजीनियर को डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी आना चाहिए, क्योंकि काफी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो डेली बेसिस पे साइट इंजीनियर को बनाने पड़ते हैं और अपने जो सीनियर अथॉरिटीज है उनको सेंड करना पड़ता है। जैसे डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनती है, इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट रेज करना होता है। इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमें चाहिए तो उसके लिए भी हमें मेल करना है, फिर रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। तो ये बहुत सारे कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन कितने टाइप के डॉक्यूमेंट्स एक साइट इंजीनियर को मेंटेन करने होते हैं या साइट पे किस तरह के कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं, इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन साइट, आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी वर्क हो रहा है उसके लिए प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल या 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना वो एक साइट इंजीनियर की होती है। जैसे मैंने बताया काम अच्छा होगा तो आपको कुछ शाबाशी या कुछ इनाम नहीं मिलेगा, लेकिन अगर काम खराब होगा तो सबसे ज्यादा गालियां भी आप ही को पड़ने वाली है, क्योंकि आप एक जो पूरा सिस्टम है उस सिस्टम का सबसे लोअर पार्ट आप हो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा दबाया किसको जाता है, सबसे ज्यादा जो सबसे नीचे लेवल का जो पोर्शन होता है उसी को सबसे ज्यादा दबाया जाता है। लेकिन अब आप ये मत सोचना है कि यार सर आप तो जो है ये बता रहे हो कि यार सब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा लग रहा है कि जैसे साइट इंजीनियर के ऊपर ही डाल दी गई है, लेकिन ये एक ऐसी पोस्ट है जो डिसाइड करती है कि आप आने वाले टाइम में अपने करियर में कितनी ऊंचाइयों पे जाओगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर एक इंजीनियर में से थोड़ी थोड़ी नॉलेज जो है आप निकाल के एक पर्सन के अंदर डाल दीजिए, वो पर्सन साइट इंजीनियर बन जाएगा। अगर आप ये वर्क से अगर आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे तो आपको एक चीज समझ में ये आ रही होगी कि साइट इंजीनियर वो पर्सन होता है जो कि सारी तरह की एक्टिविटी साइट पे परफॉर्म करता है। वो मैनेजमेंट का काम भी वो कर रहा है, वो क्वालिटी कंट्रोल का काम भी कर रहा है, इसके अलावा वो साइट सेफ्टी भी जो है वो देख रहा है, वो डॉक्यूमेंटेशन का वर्क भी कर रहा है, वो जो है कम्युनिकेशन का वर्क भी कर रहा है। तो अगर आप देखो तो वो एक तरीके से सारी स्किल परफॉर्म कर रहा है जो कि इसको फ्यूचर में रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप सोल्व प्रॉब्लम्स ऑफ द एट कंस्ट्रक्शन साइट। देखो कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं,
कभी मटेरियल की प्रॉब्लम होती है, कभी लेबर की प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आप साइट पे वर्क एग्जीक्यूट कराओगे तो। कभी कोई मशीनरी वगैरह ब्रेक डाउन हो जाती है, तो एक साइट इंजीनियर की ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको टाइमली जो है वो हैंडल करे और आगे जो है वर्क को कंटिन्यू करवाए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं स्किल रिक्वायर्ड। वैसे तो देखो साइट इंजीनियर को लगभग सारी ही स्किल आनी चाहिए, लेकिन डिटेल में नॉलेज नहीं होनी चाहिए। मतलब डिटेल में नॉलेज की इतनी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लो जैसे कोई बिलिंग इंजीनियर है, उसको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, डिटेल एक्सपर्टीज होनी चाहिए बिलिंग इंजीनियर की। लेकिन एक साइट इंजीनियर को डिटेल बिलिंग की नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी होती है, वो उसको है तो उसका काम चल जाएगा। ऐसे ही मान लो जैसे प्लानिंग इंजीनियर है, तो प्लानिंग इंजीनियर को डिटेल में प्लानिंग की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन एक साइट इंजीनियर को सिर्फ बेसिक प्लानिंग की नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो अपने आसपास की एक्टिविटी को बड़े आसानी से जो है परफॉर्म कर सके। सेम चीज क्वालिटी कंट्रोल के अंदर भी आती है। तो मैंने जैसे बताया था कि सब में से थोड़ी थोड़ी चीजें निकाल के एक पर्सन के अंदर डाल दो, वो आपका साइट इंजीनियर बन जाता है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्वालिफिकेशन की। देखो ये एक एंट्री लेवल जॉब है। ये क्या है, एक एंट्री लेवल जॉब है। तो यहाँ पे अगर आप डिप्लोमा है, आप बीटेक है, आप एमटेक है, बड़े ही आसानी से आपको जो है जॉब मिल जाएगी। ज्यादातर जो है बीटेक वाले और डिप्लोमा वाले साइट इंजीनियरिंग की जॉब करते हैं। एमटेक वाले बहुत ही कम होते हैं जो डायरेक्ट साइट इंजीनियरिंग की जॉब में जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक स्पेशलाइज डिग्री आ जाती है, तो फिर वो उसी फील्ड में जाना जो है ज्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो साइट इंजीनियर जैसे मैंने बताया मीडिएटर का काम करता है, उसको लेबर के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, उसको अपनी कंपनी के सीनियर पर्सन्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, उसको क्लाइंट के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, उसको जो है वर्बल स्किल उसकी और उसकी जो राइटिंग डॉक्यूमेंटेशन वाली जो स्किल है, ये स्किल उसके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मीटिंग चल रही है कंपनी की और सामने सीनियर ने कुछ पूछा, वो अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा है, बता ही नहीं पा रहा है। या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो लेबर से काम ही नहीं निकलवा पा रहा है या लेबर से डायरेक्ट बात ही नहीं कर पा रहा है। तो ये एक ऐसी स्किल है जो कि एक साइट इंजीनियर के अंदर काफी अच्छे से होनी चाहिए। स्टार्टिंग में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके पास ये नहीं होते हैं, लेकिन जब आप धीरे धीरे साइट पे वर्क करते हो तो ये चीज जो है आपकी कंटिन्यूअस जो है वो इंप्रूव होती हुई चली जाती है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट स्किल, क्योंकि आपको सबको मैनेज करके चलना है। आपको मटेरियल भी मैनेज करना है, आपको लेबर मैनेज करनी है, कॉन्ट्रैक्टर्स मैनेज करने हैं, क्लाइंट मैनेज करना है, सीनियर्स को मैनेज करना है, साइट की प्रॉब्लम्स को मैनेज करना है, सेफ्टी को मैनेज करना है, क्वालिटी मैनेज करनी है। तो सारा काम ही मैनेजमेंट का हो रहा है। तो आपके अंदर एक मैनेजमेंट स्किल भी जो है वो होनी चाहिए, ताकि आप सबके साथ बड़े आसानी से जो है कोऑर्डिनेट करके और वर्क को बड़े आसानी से जो है क्या कर सके, आप एग्जीक्यूट करवा सके। कई बार साइट पे डिस्प्यूट भी काफी होते हैं। मान लो एक ही साइट पे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो काम कर रहे हैं और सारे कॉन्ट्रैक्टर आप ही की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कई बार ऐसे होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर कोई काम पहले करना चाहता है, या किसी एक कॉन्ट्रैक्टर की वजह से किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर का काम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो ऐसे टाइम पे साइट पे डिस्प्यूट जो है वो होते हैं। तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी या वो होनी चाहिए कि आप जो है उन डिस्प्यूट को ऑन साइट ही सेटल आप कर सको, ताकि आगे वो जो है हमारा वर्क प्रॉपर एग्जीक्यूट हो। डॉक्यूमेंटेशन वर्क जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये आपको प्रॉपर नॉलेज इसकी होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल की बात करते हैं जो कि एक सिविल इंजीनियर को होनी चाहिए। देखो प्राइमरी कुछ मोटा मोटी टेक्निकल स्किल्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपको ड्राइंग रीडिंग आपको प्रॉपर अच्छे से आना चाहिए। ड्राइंग रीडिंग क्यों आना चाहिए? क्योंकि साइट पे आप वर्क एग्जीक्यूट करवा रहे हो, तो जब आपको ड्राइंग ही पढ़ना नहीं आएगा तो आप एग्जीक्यूशन आप जो है वो कैसे करवा पाओगे। आपको क्वालिटी कंट्रोल की जो है नॉलेज होनी चाहिए। डिटेल नॉलेज नहीं भी है, लेकिन ऑन साइट जो आपका वर्क एग्जीक्यूट हो रहा है उससे रिलेटेड आपको जो है क्वालिटी कंट्रोल की नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ी नॉलेज आपको जो है क्वांटिटी कैलकुलेशन की भी होनी चाहिए, क्योंकि साइट पे जब आप वर्क एग्जीक्यूट करवा रहे हो तो आपको सीमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आप वहां पे बताओगे ना कि भाई मुझे इतनी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है या मुझे इतने बैग सीमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो कैसे निकलेगा? अगर आपको कैलकुलेशन करनी आएगी तभी तो आप निकाल पाओगे ना। तो ये स्किल आपके पास में आनी चाहिए। थोड़ा आपके पास में प्लानिंग की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ताकि आप जो है वर्क को सिस्टमेटिक वे में जो है आप एग्जीक्यूट करवा पाओ। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस आपको पता होने चाहिए कि कौन सा टास्क कब होगा, कौन सी चीज कब मुझे एग्जीक्यूट करवानी है। इसके अलावा आपको थोड़ा सर्वे की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे साइट पे लेआउट वगैरह होता है उसकी नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। टोटल स्टेशन अगर नहीं भी आता है तो एटलीस्ट आपको ऑटो लेवल यूज करना जो है वो जरूर आना चाहिए। तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो कि एक साइट इंजीनियर को जो है काफी अच्छे से जो है आनी चाहिए। अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि क्या सर मुझे साइट इंजीनियर बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए? तो मेरा जो आंसर है वो है हाँ। ठीक है, मेरा जो आंसर है वो है हाँ। हर एक सिविल इंजीनियर को
अपनी लाइफ में कम से कम 1 साल एज ए साइट इंजीनियर जो है जॉब जरूर करनी चाहिए। वैसे तो 2 से 3 साल का टाइम पीरियड होता है ये, लेकिन एटलीस्ट आपको कम से कम 1 साल एज ए साइट इंजीनियर जो है आपको जॉब जरूर करनी चाहिए, क्योंकि साइट इंजीनियर जो होता है ना अपने आप में ही सब कुछ होता है, और ये वो टाइम पीरियड होता है या ये वो जॉब पोस्ट होती है जहां पे आप अपनी लाइफ का सबसे मैक्सिमम चीजें जो है आप गेन करने वाले हो। और यही ऐसी पोस्ट है जो आगे आने वाले टाइम पे डिसाइड करेगी कि आप अपने करियर में कितनी ऊंचाइयों पे आप जाओगे। क्योंकि साइट इंजीनियर जब एक स्टूडेंट या एक कैंडिडेट एज ए साइट इंजीनियर जॉब ज्वाइन करता है तो वो ब्लैंक होता है, उसको उतनी स्किल नहीं होती है, लेकिन साइट इंजीनियरिंग की जॉब जब वो स्टार्ट करता है तो वो मैक्सिमम चीजें गेन करता है। तो ये एक ऐसी जॉब पोस्ट है जो कि आपको सबसे ज्यादा आपको सिखाती है, सबसे ज्यादा गालियां भी इसी पोस्ट पे पड़ती है, सबसे ज्यादा वर्क हार्ड भी यही है आपका, सबसे ज्यादा सीखने को भी आपको इसी जॉब पोस्ट पे मिलने वाला है। तो मेरा मानना यह है कि हर एक सिविल इंजीनियर को अपनी लाइफ में कम से कम 1 साल जो है एज ए साइट इंजीनियर काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि उस 1 साल के अंदर आप जो सीखने वाले हो ना वो आपका आने वाला टाइम जो है वो डिसाइड करने वाला है। तो मैंने अपना व्यू आपको बताया, आपका व्यू थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। हालांकि एक और क्वेश्चन आता है कि सर हमें कितने टाइम तक साइट इंजीनियर की जॉब करनी चाहिए? मैक्सिमम 3 साल तक, 2 से 3 साल का टाइम पीरियड जो है सफिशिएंट होता है। या आप जो है अगर मान लो आपने कोई साइट ज्वाइन करी और वो साइट जो है स्टार्ट ही हुई है, तो अगर वो साइट स्टार्ट हुई है उसके एंड होने तक आप जो है उसमें आप ज्वाइन रह सकते हो एज ए साइट इंजीनियर, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। मैक्सिमम 3 साल सफिशिएंट होते हैं आपको एक साइट को मैनेज करने के आने में, और जो स्किल आपको रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें आप 2 से 3 साल के अंदर सीख सकते हो बड़े आसानी से। अगर आप उससे ज्यादा टाइम, जैसे लोगों को मैं देखता हूँ कि 15 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, उससे ज्यादा टाइम हो गया, आज भी वो साइट इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हैं। जैसे कल मेरे पास एक कॉल आई थी, उनको लगभग 22 साल जॉब करते हो गए और आज तक वो साइट इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हैं। तो ये अपने करियर के साथ एक तरीके से खिलवाड़ है। जब आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर आपको स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है, मतलब आगे की तरफ सोचना है, आपको क्वालिटी में जाना है, आपको प्लानिंग में जाना है, किस चीज में जाना है, उस लेवल पे फिर आपको जो है आगे बढ़ना है। इसी तरीके से अपने करियर को एग्जीक्यूट करना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो। अभी भी कोई डाउट बचा है कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करना। ओके, थैंक यू।